गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको विखंडन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से विखंडन की क्रिया होती है और ये विखंडन की क्रिया रासायनिक यौगिकों में किस प्रकार की होगी। तो इसे बताने के लिए हम इस प्रकार उसे समझा सकते हैं आपको। विखंडन, विखंडन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है समांश विखंडन और दूसरा है विषमांश विखंडन। किसी भी यौगिक में यदि कोई भी यौगिक दो भागों में विभाजित हो रहा है, यदि ये विभाजन समान रूप में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे समांश विखंडन, और यदि असमान रूप में हो रहा है विखंडन तो उसे कहा जाएगा विषमांश विखंडन। तो समांश विखंडन में समान रूप से होने वाला विखंडन, समान रूप से होने वाला विखंडन, और ये जो विषमांश विखंडन है ये असमान रूप से होता है। असमान रूप से, जैसे मान लीजिए, इसे हम इस प्रकार आपको बता सकते हैं, जैसे कि एक यौगिक है RX यौगिक है और यदि हमको इसका विखंडन करना है तो विखंडन करने के लिए यदि समान रूप से विखंडन होता है तो समान रूप से विखंडन होने के कारण जो भी बंध इन दोनों के बीच में बंधा हुआ है, और बंध का निर्माण आपको पता है कि बंध का निर्माण बंधित इलेक्ट्रॉनों से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यदि इनके बीच विदलन की क्रिया होगी या विखंडन की क्रिया होगी, यदि ये समान रूप से विखंडित हो रहा है तो प्रत्येक दोनों ही परमाणु जिनसे मिलकर ये यौगिक बना हुआ है, इन दोनों ही परमाणु के द्वारा अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये दोनों जब अलग हो जाएंगे, जब समान रूप से ये विखंडित हो रहे हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो रहे हैं, तो इस प्रकार से जो विदलन होगा वो कहलाएगा, इस प्रकार से ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गए, तो इस प्रकार के विदलन को हम कहते हैं समांश विखंडन। जब समान विखंडन होता है, समान रूप से विखंडन होता है, जिसमें किसी एक परमाणु में अधिक परमाणु और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ना ही दूसरे परमाणु में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बल्कि प्रत्येक परमाणु में अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो कि साझेदारी में, जैसे कि हमको मालूम है कि कोई भी यौगिक बनता है तो उसके लिए जिस बंध का निर्माण हो रहा है, तो वो बंध को बनाने के लिए दोनों ही परमाणु के द्वारा जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, यदि उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेकर वो अलग हो रहे हैं और समान रूप से अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो रहे हैं, तो इस प्रकार का जो विखंडन होगा उसे हम कहेंगे समांश विखंडन। तो समांश विखंडन में आपने देखा कि जैसे RX है या हम यहाँ पर XY की बात करते हैं, तो इस आधार पर यदि हम इनके बीच में बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं, यह इसका विखंडन हो रहा है। तो विखंडित होने के बाद जो विखंडित परमाणु होंगे, ये विखंडित परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो विखंडित परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जब अलग हो जाता है तो विखंडित परमाणु समांश विखंडित परमाणु कहलाते हैं, क्योंकि ये समान परमाणुओं को समान इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो रहे हैं, तो इस आधार पर ऐसे विखंडन को हम कहेंगे समांश विखंडन। लेकिन अगर ये विखंडन इस प्रकार से, जैसे इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl2 है, या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ClCl। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बंध दिखाई दे रहा है आपको, सहसंयोजक बंध, और इनके बीच जो सहसंयोजक बंध है, इस बंध के आधार पर यदि हम इसको विदलित करना चाह रहे हैं, इसको विखंडित करना चाह रहे हैं, तो जो क्लोरीन परमाणु प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसके द्वारा बराबर की साझेदारी से जो ये सहसंयोजक बंध बन रहा है, इस सहसंयोजक बंध को यदि हमें तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हम जो माध्यम का उपयोग करते हैं, ये माध्यम एक तो यह हो सकता है तापीय रूप हो सकती है, ताप का प्रभाव, तापी प्रभाव हो सकता है, या फिर
प्रकाश रासायनिक प्रभाव के द्वारा भी हम इसे अलग कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या पराबैंगनी किरणों के द्वारा। तो प्रकाश रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तो इन प्रभाव के द्वारा ये जो क्लोरीन का अणु है, ये क्लोरीन का अणु तापीय प्रभाव या प्रकाश रासायनिक प्रभाव के द्वारा अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो रहा है तो जो परमाणु यहाँ बनेंगे उसे हम कहेंगे विखंडित परमाणु। और ये विखंडित परमाणु ऐसे परमाणु होंगे जो कि समांश विखंडन के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अनियमितता नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि प्रत्येक क्लोरीन परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो रहे हैं। इस प्रकार से आप देखिए, तो समान विखंडन होता है और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये माध्यम ताप के रूप में, ताप का प्रभाव हो सकता है, या प्रकाश की क्रिया होगी, प्रकाश की क्रिया के रूप में हम पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पराबैंगनी प्रकाश का जब उपयोग करते हैं तो जो भी विदलन होगा, जो भी विखंडन की क्रिया होगी, इससे हमें समान परमाणुओं का निर्माण होगा। ठीक इसी तरह यदि हम देखें, इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो यौगिक हैं, CH3, CH3, CH3 इथेन है, और इसमें से भी यदि हमको दोनों ही मेथिल समूह को अलग करना है, क्योंकि ये एथेन का अणु है, और एथेन के अणु को अलग करने के लिए ठीक इसी तरह हम यहाँ पर प्रकाश का उपयोग करेंगे, और ये प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश भी हो सकता है। तो ये पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाएगी तो उस परिस्थिति में आप देखिए ये जो CH3 है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2CH3 परमाणु कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, समांश विखंडन से जो भी परमाणु हमको प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा मुक्त मूलक। तो यहाँ पर जो दो परमाणु हमको प्राप्त हो रहे हैं, दो अणु प्राप्त हो रहे हैं, एक तो मेथिल मूलक है और दूसरा भी मेथिल मूलक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3Cl लिया, CH3Cl, तो यहाँ पर भी यदि हम पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में इनके बीच जो बना हुआ है, यदि हमें इसको ब्रेक डाउन करना है, इसे हमको तोड़ना है, तो ठीक वैसी तरह यहाँ पर मेथिल मूलक जो है अलग हो जाएगा और क्लोरीन परमाणु अलग होगा। तो इस प्रकार से जो मेथिल मूलक हमको प्राप्त हो रहा है इसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। तो ये होगा मेथिल मुक्त मूलक। तो इस प्रकार जो भी मूलक हमको प्राप्त हो रहा है ये मूलक काफी सक्रिय होता है, काफी एक्टिव होता है ये मुक्त मूलक, और इस प्रकार से हम इसका निर्माण करते हैं। तो इसका निर्माण, मुक्त मूलक को यदि हमको प्राप्त करना है तो इसके लिए जो भी यौगिक हमको लेना है उसको हमको समांश रूप में विखंडित करना होगा। जब हम समांश रूप में विखंडित करते हैं तो उस परिस्थिति में इनके बीच में जो भी बंध बना हुआ है और बंध को बनाने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनों को उपयोग किया जा रहा है उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर भाग लेने वाले जो यौगिक हैं या परमाणु हैं वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार बना हुआ जो यौगिक होगा या परमाणु होगा वो कहलाएगा मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसको हम यदि मुक्त मूलक कह रहे हैं तो मुक्त मूलक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा मूलक है जो कि ऐसे यौगिक से निर्मित हो रहा है जो कि यहाँ पर बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपके लिए CH3CO, यदि यहाँ CH3CO है, यदि इसको आपको तोड़ना है इस बंध को, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर CH3 मुक्त मूल अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समान वितरण हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो समांश विखंडन होगा इसमें समान परमाणु भाग लेते हैं, समान परमाणु भाग लेते हैं, कभी भिन्न भी भाग ले सकते हैं। जैसे अगर हमको ब्रोमीन अणु हमने लिया और ब्रोमीन अणु को यदि हमको अलग करना है तो इसके लिए भी हम
प्रकाश की आवश्यकता होगी और इस प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के मुक्त मूलक हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार से तो चूंकि हम मुक्त मूलक की यदि बात करें तो मुक्त मूलक का निर्माण किस तरह हो रहा है कि जब भी हम समांश विखंडन करें या समांश विदलन करें, समांश विदलन भी कहा जाता है इसे, या समांश विखंडन कहेंगे, या समांश विखंडन। तो इसके द्वारा समांश विदलन या समांश विखंडन से जो भी मूलक हमको प्राप्त होगा ये मूलक होगा मुक्त मूलक। तो ये जो मुक्त मूलक हमको प्राप्त हो रहा है, चाहे आप मिथिल मूलक की बात करें, चाहे आप क्लोरीन मुक्त मूलक की बात करें, चाहे आप ब्रोमीन मुक्त मूलक की बात करें, कोई भी मुक्त मूलक की बात कर रहे हैं, तो ये मुक्त मूलक अपने परमाणु जिनके द्वारा वो बंध बनाने में भाग लिया है उनको लेकर अलग हो जाता है, तो उस क्रिया के आधार पर उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। यदि हम इसकी क्रियाविधि देखें या इसके गुणों के बारे में देखें तो गुण के आधार पर यदि हम मुक्त मूलक की बात करते हैं तो ये मुक्त मूलक काफी सक्रिय होता है, ये सक्रिय होता है। साथ साथ जब इसका विदलन होता है तो विदलन के पश्चात अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि इसमें मुक्त मूलक में कोई आवेश नहीं होता है। यदि हम मुक्त मूलक की बात करते हैं तो ये आवेशहीन होता है। तो मुक्त मूलक वह यौगिक है जो कि आवेशहीन होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से ना ही कोई धनात्मक आवेश होगा और ना ही कोई ऋणात्मक आवेश होगा। जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं मुक्त मूलक, क्योंकि ऐसा मुक्त मूलक है जो कि कार्बन परमाणु के रूप में हो सकता है या क्लोरीन परमाणु के रूप में हो सकता है या और किसी भी रूप में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह हमेशा किसी भी बंध को तोड़ने से बनने वाला जो मूलक होगा, और ये बंध हमेशा ऐसे बंध होंगे जो कि सहसंयोजक बंध होंगे, जो कि साझेदारी, बराबर की साझेदारी से जब भी हम कोई बंध बनाते हैं तो इस प्रकार उस बंध को यदि हम तोड़ रहे हैं तो बंध को तोड़ने से जो भी परमाणु हमको प्राप्त होते हैं, चाहे वो परमाणु समान परमाणविक के रूप में हो, चाहे आप देखें विषम परमाणविक के रूप में, जैसे हमने देखा CH3CO में दो परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो मेथिल के रूप में है और दूसरा CO के रूप में है। तो इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर जो मूलक हमको प्राप्त हो रहा है ये मूलक जो है मुक्त मूलक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सहसंयोजक बंध लिया गया है, ये सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए हमें तापीय ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। मतलब हमें ताप देना होगा या फिर कोई भी लाइट हमको देनी पड़ेगी, चाहे सूर्य के प्रकाश के रूप में हो। और सूर्य के प्रकाश में आप देख सकते हैं कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो ये पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके हम इस यौगिक को तोड़ेंगे या उसे हम विखंडित करेंगे। विखंडित करना मतलब होता है तोड़ना, और ये यदि हम तोड़ रहे हैं इसे, तो यदि ये समान रूप में टूट रहा है तो इसे हम कहेंगे समांश विखंडन। और यदि असमान रूप में विखंडित हो रहा है, असमान रूप में इस प्रकार से होगा कि किसी एक परमाणु में, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें आवेश उत्पन्न होगा। यदि समांश विखंडन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि समांश होगा तो इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, मतलब ये समांश विखंडन जो होगा वो आवेशहीन होगा। तो जब कोई भी विखंडन हो रहा है और ये विखंडन किस रूप में है, आवेशहीन है, तो उसे हम कहेंगे मुक्त मूलक। जब ऐसा विखंडन हो रहा है जो कि समांश विखंडन है और जो कि आवेशहीन होता है, तो उससे मुक्त होने वाले जो यौगिक होंगे या परमाणु होंगे उसे हम कहेंगे मुक्त मूलक। लेकिन इसके ठीक विपरीत स्थिति मान लीजिए, यहाँ पर आप देखें इसको इस रूप में, जैसा कि हमने देखा कि आवेशहीन है तो ऐसे यौगिक को हम कहेंगे या ऐसे मूलक को हम कहेंगे मुक्त मूलक। लेकिन यदि ये विखंडन विषमांश है,
विषमांश विखंडन है। नाम से ही परिलक्षित हो रहा है। विषमांश मतलब होता है असमान विखंडन, असमान। जब असमान विखंडन होता है तो उसे हम कहते हैं विषमांश विखंडन। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH, दो परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, एक परमाणु कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो जब इनके बीच में जो बंध बना हुआ है, जैसे हम सहसंयोजक बंध कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो परमाणु होगा उस परमाणु में यदि हम इनका विखंडन करते हैं तो विखंडन के पश्चात आप देखेंगे कि कार्बन परमाणु में, कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है। इसकी साइज छोटी होती है, हाइड्रोजन की साइज बड़ी होती है, आकार बड़ा होता है। और इसलिए जब इनके बीच में विखंडन की क्रिया होती है तो आप देखेंगे कि विखंडन के पश्चात कार्बन परमाणु में अधिक आवेश होता है, इसलिए कार्बन पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और क्रिया करने के बाद इनका जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या बनेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा। अब यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मकता की बात हो रही है कि इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता किसमें अधिक है। तो जब हम इस बात मतलब इस तरह देखें तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बाद की स्थिति यदि की तुलना की जाए, जैसा कि हाइड्रोजन के बारे में कहते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए 1s1 होगा। तो उस आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन का जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्ष की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 4 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर और जो हाइड्रोजन है उस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब इनके बीच में साझेदारी होती है तो साझेदारी के बाद आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता कार्बन में अधिक होती है, कार्बन में अधिक होती है और हाइड्रोजन में कम होती है। हाइड्रोजन में कम होने के कारण जब इनके बीच में विदलन की क्रिया होती है और विदलन की क्रिया के द्वारा जब विषमांश विखंडन होता है तो इस कार्बन पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और धनात्मक आवेश उत्पन्न होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यदि यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 बताया आपको, 4 के बाद ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 2 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसके कारण इस पर धनात्मक आवेश है और जो हाइड्रोजन है इस पर, यहाँ पर कार्बन पर ऋणात्मक आवेश और हाइड्रोजन पर धनात्मक आवेश होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ कार्बन पर ऋणात्मक आवेश क्यों आया है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता कार्बन में अधिक है और हाइड्रोजन में कम है। तो इस आधार पर आप देखिए इसे हम कहेंगे कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर कोई दूसरा यौगिक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं CCl, तो यहाँ इस प्रकार से इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं CH CH CH। जैसे अगर हम मेथिल की बात कर रहे हैं तो मेथिल में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से ये स्थिति की बात करें हम तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन में परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कक्ष में 4 होती है और यहाँ पर कार्बन में इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक पाई जाती है और अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यहाँ पर सभी में से इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। तो उस आधार पर यदि हम इनके बंध को तोड़ें तो उस आधार पर इनके बीच का बंध यदि तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर इस कार्बन पर आपको
ऋणात्मक आवेश मिल रहा है। तो ऋणात्मक आवेश मिलने के कारण जो दूसरा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है उस पर धनात्मक आवेश होगा। धनात्मक आवेश क्यों हो रहा है इसमें, और ऋणात्मक आवेश इसमें क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि कार्बन के साथ जब 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जबकि आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और यदि हम इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता के आधार पर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 4 है, परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 4 दिखाई दे रही है। तो उस आधार पर यदि हम देखें तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक पाई जाती है, इसलिए कार्बन पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें ये क्षमता कम होती है, इसलिए इसके बनिस्बत इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कार्ब एनायन। कार्ब एनायन। तो इस तरह से ये कार्ब एनायन जो कि विषमांश विखंडन से निर्मित हो रहा है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषमांश विखंडन जो है असमान विखंडन होता है, और असमान विखंडन जो है, जब भी असमान विखंडन होगा तो जो भी परमाणु जिस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं उसमें असमान वितरण होगा, जिसके फलस्वरूप किसी एक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी और दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो उस आधार पर उस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या 8 होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है तो उसे हम कहते हैं कार्ब एनायन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हैं, यदि हम इसे देखें तो इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 1, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ चौथा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, और इनके बीच में आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण इनके बीच में बंध के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए टोटल, कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 1 है, ये 2 है, 3 है और 1 4 है। तो इसको मिलाकर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? इस कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कार्बन जिस पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं कार्ब एनायन। और ये कार्ब एनायन का निर्माण असमान विखंडन से हो रहा है, और तापीय विखंडन के द्वारा भी हो सकता है। और इस प्रकार से जो भी कार्बन मौजूद होगा और इसके विदलन से इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर जो कार्बन होगा इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन में धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार जो हमको कार्बन प्राप्त हो रहा है इसे हम कहते हैं कार्ब एनायन। तो ऐसा कार्बन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कार्ब एनायन कहेंगे। ठीक इसी तरह विषमांश विखंडन दूसरे प्रकार का भी होता है, इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कार्बन HCl, पहली परिस्थिति में आपने देखा कि ये CH4 था, और दूसरी परिस्थिति में हम देख रहे हैं यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है। अब मेथिल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध दिखाई दे रहा है आपको, इस बंध को यदि हमको तोड़ना है, तो यहाँ आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, चूंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो जब यहाँ पर आप देखिए कि जब बंध विदलन होता है, बंधों का विखंडन होता है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से ये जो कार्बन आपका दिखाई दे रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी 6 है,
तो यहाँ पर 3 और 3 6 दिखाई दे रहे हैं, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्लोरीन के साथ यहाँ पर क्रिया करने के वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता कार्बन में अधिक है या क्लोरीन में अधिक है। तो ये देखने के लिए हम देखेंगे कि कार्बन की स्थिति कहाँ है। कार्बन की स्थिति की बात करें तो कार्बन जो है कौन से ग्रुप में पहुंचता है। यदि हम कार्बन आवर्त सारणी में देखें तो कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है इसकी संयोजकता। और यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 है। और इसका यदि हम आकार के बारे में बात करें, यदि हम इसके आकार की बात करें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये इसकी बात हो गई, इसको हम इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि इसे और भी स्पष्ट रूप में यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, CH ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आप देखिए ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। कार्बन के साथ 4 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने के कारण यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई देंगे इस प्रकार से। और चौथा इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता, जब कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है, इस सहसंयोजक बंध को यदि हमको तोड़ना है, इसे हमको ब्रेक डाउन करना है, तो इस बंध को यदि हमको ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कार्बन की संख्या बंध से जुड़ने के बाद, इन हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के बाद कितनी हो गई। यदि हम इनकी संख्याओं को के बारे में देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म 1 दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ दूसरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर संख्या जो है आपको 2 और दिखाई दे। तो इस प्रकार से 2 या 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में मौजूद हैं। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का और क्लोरीन के साथ, इनके साथ मिल करके ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहा है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता की बात करें हम तो यहाँ पर क्लोरीन में ये क्षमता अधिक पाई जाती है और कार्बन में ये कम होती है। और कार्बन में कम होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है और कार्बन में इसकी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार आप देखिए ऐसा कार्बन, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमने अभी मुक्त मूलक के बारे में आपको बताया था कि मुक्त मूलक ऐसा मूलक होता है जिसमें आवेश नहीं होता, लेकिन अगर समांश विखंडन कर रहे हैं तो हमको आवेश नहीं मिलेगा। मतलब हमको जो भी यौगिक, जो यह परमाणु हमको प्राप्त हो रहे हैं वो परमाणु मुक्त मूलक होंगे। लेकिन अगर हम असमान विखंडन कर रहे हैं तो असमान विखंडन मतलब असमान रूप से जब इलेक्ट्रॉनों का विखंडन होता है तो उस परिस्थिति में ऐसा कार्बन उत्पन्न होता है जिसमें यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो कार्बन हमको प्राप्त हो रहा है मतलब ये CH3 मूलक है। तो ये जो CH3 मूलक है या ये जो कार्बन हमको प्राप्त हो रहा है, इस कार्बन को हम सिर्फ कार्बन भी लिख सकते हैं या CH3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो कार्बन हमको प्राप्त हो रहा है, ये कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए इस कार्बन पर धनात्मक आवेश होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वाला, 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन। तो जो भी 6 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ कार्बन हमको प्राप्त हो रहा है, या इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 मुक्त मूलक। और ये जो मुक्त मूलक ना होकर के बल्कि क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बन हमको प्राप्त होगा इसे हम कहेंगे कार्ब धन आयन। इसे कहा जाएगा कार्ब धन आयन। अभी हमने आपको बताया था कार्ब ऋण आयन, और यहाँ पर आपको जो प्राप्त हो रहा है वो कार्ब धन आयन प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्लोरीन की प्राप्ति हो रही है। और ये जो क्लोरीन हमें प्राप्त हो रहा है, ये क्लोरीन कैसा क्लोरीन होगा जिस पर
ऋणात्मक आवेश होगा। लेकिन इस क्लोरीन की ऋणात्मक आवेश से कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर जो हम आपको विषमांश विखंडन के बारे में बता रहे हैं या असमान विखंडन के बारे में बता रहे हैं, जिसके अनुसार जब कार्बन में धनात्मक आवेश होगा तो उसे हम कहेंगे कार्ब धन आयन, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी बात हमने आपको बताई थी, यहाँ पर जब यहाँ पर असमान विखंडन होता है तो ऐसा कार्बन जिस पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन कहेंगे। इसे हम कार्ब ऋणायन भी कह सकते हैं, कार्ब ऋण आयन। तो कार्ब ऋणायन और कार्ब धन आयन का यदि हमको निर्माण करना है तो उसके लिए हमको किस प्रकार से विखंडन करना पड़ेगा? हमें उसके लिए विषमांश विखंडन करना पड़ेगा। जब हम विषमांश विखंडन करते हैं तो 2 प्रकार के कार्बन हमको प्राप्त होते हैं। एक तो कार्बन होगा कार्ब धन आयन प्राप्त होगा या कार्बोनियम आयन कहेंगे इसे। दूसरा हमें कार्बन जो प्राप्त हो रहा है वो कार्ब एनायन होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब विषमांश विखंडन होता है तो जो भी कार्बन होगा वो ऐसे परमाणु के साथ जुड़ेगा जो अधिक विद्युत ऋणी है। जब कोई भी कार्बन अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ेगा तो उससे हमें कार्ब धनायन प्राप्त होगा, और यदि वह कम विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ रहा है तो उससे हमको कार्ब ऋणायन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो विखंडन की क्रिया है, विखंडन की क्रिया में हमको 3 प्रकार के परमाणु या यौगिक हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि हम इसे विभाजित करना चाहें तो इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। विखंडन, विखंडन 2 प्रकार का है। पहला है समांश विखंडन, और दूसरा होता है विषमांश विखंडन। समांश विखंडन से जो भी मूलक हमको प्राप्त होगा वो मूलक होगा मुक्त मूलक, जिसमें समान आवेश होगा। जब समान आवेश प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। और जब विषमांश विखंडन के द्वारा जो भी परमाणु हमको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि समांश विखंडन में हम कार्बन के लिए अगर ले रहे हैं तो ये मुक्त मूलक के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। या यदि हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन को इस प्रकार से मुक्त मूलक के रूप में बता सकते हैं। या CH3 के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये CH3 में एक मूलक होगा, और ये जो मूलक होगा ये मुक्त मूलक कहलाएगा, क्योंकि ऐसा मूलक है जो कि समांश विखंडन, समान विभाजन के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिसमें जो भी परमाणु आपस में क्रिया करेंगे वो समान परमाणु होंगे। तो समान परमाणु के द्वारा विखंडित होने वाला जो भी मूलक होगा उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। उसी प्रकार से यदि हम विषमांश विखंडन की बात करते हैं तो विषमांश विखंडन से 2 प्रकार के परमाणु हमको प्राप्त होते हैं। और ये जो परमाणु होंगे आप देखेंगे विषमांश विखंडन से, एक तो हमको कार्ब केटायन प्राप्त होता है, कार्ब केटायन प्राप्त होता है, या फिर कार्ब एनायन प्राप्त होगा। तो 2 प्रकार से हमें परमाणु या यौगिक प्राप्त हो रहे हैं। एक तो कार्ब केटायन है, और यदि कार्ब धन आयन है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है तो उसे हम कहेंगे कार्ब केटायन। और जब 8 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है, यहाँ पर यदि मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी कार्बन हमको प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे कार्ब एनायन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विषमांश विखंडन से हमको कार्ब केटायन प्राप्त हो रहा है और कार्ब एनायन प्राप्त हो रहा है। और यदि हम समांश विखंडन की बात कर रहे हैं तो उससे हमको मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है। तो इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि कार्ब केटायन को प्राप्त करना है तो कार्बन ऐसे परमाणु के साथ जुड़ेगा जो कि कैसा होना चाहिए?
अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा। जैसे कि हम विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है साझे में जो युग्म हमको बनता है, साझे में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच में युग्म दिखाई दे रहा है आपको, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी हमको युग्म दिखाई दे रहा है। तो इस युग्म को खींचने की क्षमता किस परमाणु में है, A परमाणु में है या P परमाणु में है? तो जिस परमाणु में भी होगी ये क्षमता अधिक, उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। और यदि ऋणात्मक आवेश आ रहा है तो यदि वह कार्बन है तो वो कहलाएगा कार्ब एनायन, और यदि वो कार्बन धनायन के रूप में निर्मित हो रहा है, मतलब कार्ब केटायन या कार्ब धनायन तभी निर्मित होगा जब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे परमाणु के साथ वो क्रिया करेगा जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। जैसे कि मैंने आपको Cl के बारे में बताया कि CH3 के साथ जब Cl जुड़ा हुआ है, और यदि इस बंध को यदि हमको ब्रेक डाउन करना है, यदि तोड़ना है, तो कार्बन के साथ अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ है, और जब अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और जब क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो रहा है मतलब इस पर कौन सा आवेश आ गया, इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। तो ऑलरेडी कार्बन पर धनात्मक आवेश आएगा, और जब कार्बन पर धनात्मक आवेश आ रहा है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास स्वयं के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 होगी। तो इसे हम कहेंगे कार्ब केटायन या कार्ब धनायन। और यदि हम विषमांश विखंडन में कार्ब एनायन की बात कर रहे हैं तो कार्ब एनायन में आप देखेंगे कि ऐसे कार्बन के साथ ऐसा परमाणु जुड़ा होगा जो कम विद्युत ऋणी है। तो जब कम विद्युत ऋणी परमाणु जो है कार्बन से जुड़ता है तो उस परिस्थिति में आप देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है, और इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता कार्बन में अधिक होती है, और कार्बन में अधिक होने के कारण कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर जब कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है मतलब यहाँ पर पहले से ही इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पहुँच गया, फिर से कार्बन की ओर पहुंच गया। तो कार्बन की तरफ जाने के कारण कार्बन पर जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा कार्बन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहेंगे कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन। तो यदि हम इसमें इनकी कुछ क्रियाएं देखें तो इसकी क्रियाओं के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो इनकी क्रियाएं कुछ निम्न प्रकार की हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH3 ये मुक्त मूलक है, ये भी एथेन है। एथेन की क्रिया यदि हम मेथिल से करते हैं या एथिल मूलक के साथ करते हैं CH3 CH2, तो यहाँ पर आप देखिए जब एथेन की क्रिया एथिल के साथ होती है और इसके द्वारा आप देखेंगे प्रकाश में इसकी क्रिया हो रही है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर जो है ये पुनः उस चीज़ों को उत्पन्न कर देगा, एथेन प्लस C2H5 मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। ठीक इसी तरह यदि हम असमान अनुपात की बात करें तो यहाँ पर यदि हम क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन मुक्त मूलक की क्रिया क्लोरीन मुक्त मूलक से कराते हैं तो उससे हमको क्लोरीन के अणु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन अणु का निर्माण हो रहा है, तो क्लोरीन अणु का निर्माण कैसे हो रहा है, जब यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक की क्रिया दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक से हो रही है तो ये क्लोरीन का अणु प्राप्त हो रहा है। या क्लोरीन अणु यहाँ पर आप देखिए CH3 मुक्त मूलक है और CH3 मुक्त मूलक की क्रिया क्लोरीन मुक्त मूलक से हो रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है वो होगा CH3
Ca। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकी क्रियाएं हो रही है कि मुक्त मूलक की क्रिया के द्वारा हम कोई यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो भी यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है वो यौगिक इस प्रकार का है कि वो मुक्त मूलक है तो यौगिक बनाएगा, और यौगिक है तो मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ, या इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, यदि CH3 मुक्त मूलक है और दूसरा भी CH3 मुक्त मूलक है तो इनकी क्रिया से आपको एथेन की प्राप्ति होगी, CH3 CH3, तो इसे हम कहेंगे एथेन, और इसे कहा जाएगा मुक्त मूलक क्योंकि ये मेथिल मुक्त मूलक है। मेथिल, ये भी मेथिल है, मुक्त मूलक। तो दो मुक्त मूलक यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, और इन दोनों की क्रिया से हमको ऐसे यौगिक का निर्माण हो रहा है जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यदि हमको निर्माण करना है तो उसके लिए मुक्त मूलक की क्रिया हमको करानी पड़ेगी, जिससे हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध मौजूद होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विखंडन क्या है। विखंडन मतलब विभाजन, और ये विभाजन यदि समान रूप से होता है तो उससे जो भी हमको परमाणु प्राप्त होंगे वो मुक्त मूलक के रूप में होंगे, और यदि असमान विखंडन हो रहा है तो उससे जो भी मूलक हमको प्राप्त होंगे वो या तो कार्ब केटायन के रूप में होंगे या फिर कार्ब एनायन के रूप में होंगे। तो कार्ब केटायन होगा तो धनात्मक आवेश होगा कार्बन पर, और यदि कार्ब ऋणायन होगा तो उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के बारे में हम नेक्स्ट अगले पीरियड में आपको बताएंगे। थैंक यू।